नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 21 फरवरी का बिहार एसएससी का सेट। 21 फरवरी जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उसका सेट आज हम लोग देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, यहाँ पर जो पूछा गया उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया है। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है ये सेंटर पर चल रहा है, कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड शिवाजी पार्क के पास। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर ज्वाइन कीजिए और अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाइए। उसमें हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा उनका रिजल्ट होने वाला है, अच्छे लोग, कुछ बच्चे का नंबर अच्छा आ रहा है, और तो उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब जो भी दिक्कत है तो आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए और हम लोग से डिस्कस कीजिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। और फिलहाल आज हम लोग देखने वाले हैं सेट जो एग्ज़ाम में पूछा, जो टेस्ट में पूछा हुआ है। तो सेट नंबर आज हम लोग 21 जनवरी का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 21 फरवरी, जनवरी नहीं 21 फरवरी। आज 21 फरवरी का टेस्ट का सॉल्यूशन किया जाएगा। मैथ्स का, जीके जीएस का सॉल्यूशन वही क्लासरूम में ही कर दिया जाता है। तो मैथ्स का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टार्ट किया जाए। कहता है एक आदमी, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि एक आदमी नौका की 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर और 8 घंटे में लौट आता है। मतलब कोई आदमी है यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर लौट के आ जाता है, और वो कितना आवर लगता है आने जाने में, 8 घंटा। इसका मतलब शुरुआत में कुछ टाइम लगा होगा जाने में और फिर कुछ टाइम लगा होगा आने में। तो जाने और आने में टाइम जो लगा हुआ तो हम लिख सकते हैं T1 + T2 = 8 आवर। और जाता कितना है, देखिए 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जाता है कोई आदमी तो V + U के स्पीड से जाएगा। फिर 30 किलोमीटर कोई आदमी लौटेगा तो V - U का स्पीड से लौटेगा। तो कुल मिला के 8 घंटा का टाइम लगा। यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि शांत जल में, कहता यदि शांत जल में जो नौका की चाल धारा की 4 से 4 गुना है, कहने का मत सेंस हुआ कि नौका की चाल, ये V जो है नौका की चाल है, और U जो है आपका धारा की चाल है। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 4x। ये x होगा तो ये 4x होगा, क्योंकि नाव का चाल ज़्यादा है, धारा की चाल कम है। नाव की चाल 4x है, धारा की चाल x है। अब यहाँ पर हम अगर v और u का मान रखेंगे तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 5x, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 3x। देखिए यहाँ पर 5x आ जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा, क्योंकि 4 + 1 5 होता है, 4 - 1 3 होता है। अब यहाँ पर 30 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से LCM हो जाएगा 5x और 3x का 15x। यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा भाई आपका 5, और इस तरह से आ जाएगा 80। यहाँ देखिए 5 3 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 15 से कैंसिल होगा 2 बार में। x का जो वैल्यू मिल गया आपको वो मिल गया 2। x का जो वैल्यू मिल गया 2। आपसे पूछा है धारा की चाल, अगर पूछता है तो लिखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। और लेकिन अगर आपको पूछेगा कि नाव का बोट का चाल कितना है, तो नाव का चाल आपका हो जाएगा 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर। जो पूछ रहा है वो बता दीजिए क्या पूछ दिया है। तो 2 किलोमीटर पर आवर वाला आपसे पूछा है क्वेश्चन, 2 किलोमीटर पर आवर वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरीके से बनाना था, बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 100 मीटर का एक रेलगाड़ी की चाल इतना किलोमीटर प्रति आवर है। मतलब अगर ये 100 किलोमीटर क्या जाना है, 100 मीटर का ट्रेन है और इस ट्रैक पर चलेगी, और ट्रैक पर चलते हुए एक बिजली के खंभे को उसको पार कर जाना है। तो बिजली को खंभे को पार करने में जो समय लगता है, तो टाइम जो लगता है वो टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। अब चूंकि ट्रेन खंभे को पार कर रही है, चूंकि ट्रेन खंभे को पार कर रही है, तो आपका डिस्टेंस जो होगा खंभे का प्लस ट्रेन का दोनों का ऐड होगा। तो ट्रेन और खंभे का डिस्टेंस, तो ट्रेन का डिस्टेंस तो अपने को मालूम है 100, जबकि खंभे का डिस्टेंस होता है 0।
और रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी इसमें एक ही होगा, खंभा चलेगा नहीं तो सिर्फ ट्रेन चलेगा, तो ट्रेन का वेलोसिटी होगा, और ट्रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर। आप एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर मीटर लिख रहे हैं, नीचे किलोमीटर लिख रहे हैं, और आपका टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको भी आप सेकेंड में बदल लीजिए, और जो कि होता है 5/18। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकेंड में आ जाएगा, और जब ये सेकेंड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका 18 से कैंसिल होगा, 18 44 से, और ये आ जाएगा 8×5 = 40, है ना, तो ये मिल जाएगा 10/4, 8×5 = 40 मतलब 10/4, और ये कैंसिल होने वाला है तो आ जाएगा 5/2। क्या आ जाएगा, 5/2। 5/2 सेकेंड का मतलब होता है 2.5 सेकेंड, 5/2 सेकेंड का मतलब होता है 5 कितना 2.5 सेकेंड, 5/2 सेकेंड का मतलब। तो इस तरह की क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपका इसमें क्वेश्चन था कि आपको क्रॉस करना था किसको, एक खंभे को क्रॉस करना था, जबकि एक प्लेटफॉर्म को या अदर ट्रेन को क्रॉस करना रहता तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी ने 2 दिन काम किया, बाद में ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। अब इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो लिखिए ए कितने दिन में काम को कर रहा है, तो 10 दिन में। बी कितना दिन में काम को कर रहा है जी, तो 15 दिन में। और सी कितना दिन में काम को कर रहा है जी, तो 20 दिन में। 10, 15, 20 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होता है, तो ये कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, ये कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, और ये कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। और ये है टोटल काम वर्क, ये काम करने वाला है। पहले जो है कितना काम, टोटल अपने को कितना काम करना है, टोटल अपने को 60 काम करना है। कितना काम, 60 काम करना है। अब बताइए कि कौन कौन करेगा, तो कहता ए और सी ने 2 दिन तक काम किया। ए और सी ने, देखिए ये हो गया और सी ये हो गया, 2 दिन तक काम करेगा, तो 6 और 3 9 काम करेगा, और 9 काम करेगा 2 दिन तक, तो इतना काम हो जाएगा। अब कौन करेगा, कहता है कि ए के स्थान पर बी आ जाता है, यानी ये चला जाता है, अब बी आ जाता है, तो बी अब और सी करेगा काम। तो बी और सी कितना करेगा, 4 और 3 7 काम करेगा, और कितना दिन तक चल करेगा, तो 1 दिन तक। कहता बी और कार्य को लगा दिया जाता तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 1 दिन तक। यहाँ से कटाइएगा तो ये 9 दूना 18 घट जाएगा, तो आ जाएगा 7 1 = 42, 7 छक्का 42, 1 = 6 डे। 6 डे और काम चलेगा, लेकिन आपको 6 डे पूछ रहा है, या तो करा कुल मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। 6 दिन में कुल मिलाकर नहीं, 6 दिन और काम चलेगा, जबकि कुल मिलाकर आपको 8 दिन टाइम लगा, क्योंकि 2 दिन आपने पहले भी किया और 6 दिन बाद में किया, तो कुल मिलाकर आपका समय कितना लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका समय 8 दिन में लगेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और सी की तुलना में 2 गुना अच्छा कारीगर है। यहाँ पर देखिए ए और सी लिख दीजिए, तो ए और सी की बात करेंगे तो ए जो है सी की तुलना में अच्छा कारीगर है, तो अगर ये x काम कर सकता है तो ये 2x काम कर सकता है, क्योंकि बोल रहा है ए सी, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, तो कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बात करने का मतलब हुआ कि ए और बी अगर कोई काम करता है तो कितना दिन में कर देता है, 12 दिन में, और जबकि बी और सी की उसी काम को करता है तो कितना दिन में कर देता है, तो बी और सी कर देता है तो 15 दिन में। और इसको आप अगर कटाना चाहते हैं तो माइनस माइनस करिएगा, तो ए माइनस सी करेगा कितना दिन में, तो -3 दिन में। इसका मतलब सी माइनस ए कितना दिन में करेगा, तो 3 दिन में। सी माइनस ए करेगा तो कितना दिन में, 3 दिन में करेगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि अगर ये दोनों करेगा तो इस टाइप से काम करेगा। दूसरा तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं, दूसरा तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं
कि इसका एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। काम करवाना चाहते हैं तो काम करवा लीजिए। तो 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 15 का जो एलसीएम होता है आपका 60 होता है। ये कितना काम करेगा? 5 काम। और ये दोनों मिलके कितना काम करेगा? दोनों मिलके करेगा कितना? ये तो आपका आ जाएगा 4 काम, ये दोनों मिलके करेगा। और अगर हम माइनस करते हैं, अब माइनस करते हैं तो ये b माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस सी। a माइनस सी मिल कितना काम करेगा? 1 काम। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिल के करेगा, a माइनस सी मिल के कितना करेगा? 1 काम। आप ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए a कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 x काम करता है। c कितना काम करता है? x काम करता है। और कुल मिला के कितना काम होता है? 1 काम, यानी 2x माइनस एक्स, x बराबर 1 काम। x बराबर कितना आया? x काम। तो ये x काम करता है, तो ये कितना काम करेगा? तो 2 काम करेगा। और ये कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। यहाँ से ये 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। अब बताइए a और b मिलके जो है 5 काम करता है। a और b मिलके 5 काम करता है, उसमें से 2 काम ये करता है, तो b कितना काम करता है? 3 काम करेगा जी। कर रहा है a जो है अपना 2 काम करता है, उसमें से तो आप यहाँ पर a और b मिलके 5 काम कर रहा है, तो a 2 काम कर रहा है, तो b 3 काम करता होगा। तो पूछ रहा है कि तो उस कार्य को पूरा करने में b को कितना समय लगेगा? तो b कितना काम करता है? तो b 3 काम करता है। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम टोटल काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो टोटल 60 काम हो गया। करना किसको है? b को। b कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। तो 3 से भागा लगा दीजिए, यानी उसको कुल काम करने में 20 दिन लगेगा। सिर्फ b को करना होगा तो, सिर्फ b को करना होगा तो 20 दिन लगेगा, लेकिन सिर्फ c को करना होगा तो 60 दिन लगेगा, और सिर्फ a को करना होगा तो 30 दिन लगेगा। कैसे लगेगा? तो क्योंकि इसके काम से उसको डिवाइड करेंगे। तीनों का पूछ सकता था, सिर्फ b का पूछा तो इतना। अगर a का पूछता कि a का कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन लगेगा, और c का पूछता तो 60 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, 25 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। टोटल कितने बच्चे हैं? तो 25। इसका एवरेज वेट कितना है? 28.8। कहता है एक नए विद्यार्थी प्रवेश लेने पर, एक नया विद्यार्थी प्रवेश ले लिया, नया विद्यार्थी मान लेते हैं x प्रवेश कर गया, तो अब कितना आदमी हो गया? 26 आदमी। अब 300 ग्राम की कमी आ जाती है। देखिए 300 ग्राम की कमी आ जाएगा, तो अब इसका एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। क्योंकि 300 ग्राम, ये 800 ग्राम है, 800 ग्राम में 300 ग्राम घटेगा तो 500 ग्राम हो जाएगा, तो यानी 28.5 आता है। नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा? कैलकुलेट करना है, गुना करना है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए और घटाइएगा तो सीधे आपका x का मान ही आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर कहता है x का गुणांक क्या है? तो सबसे पहले x प्लस 3 का आपको क्यूब लिखना होगा, और जो कि होता है x क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब आपका होता है 27 प्लस 3 का ही क्यूब लिखिए, 27 मत लिखिए, प्लस 3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब x स्क्वायर इंटू 3। दूसरा में बोल रहा है 3x इंटू दूसरा 3 का स्क्वायर। अब प्लस में अब कुछ नहीं, ये इतना फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि तो बताइए x का गुणांक कौन होगा? ये देखिए x क्यू है, इसका गुणांक 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है। x स्क्वायर का गुणांक 9 है, x स्क्वायर का गुणांक 9 है, 3 3 9, जबकि 3 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 27 है। x का गुणांक कितना है? 27 है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। x का गुणांक कितना है? 27 है। 3 का स्क्वायर इंटू 3, 3 का स्क्वायर इंटू 3 क्या होगा? 27। यही पूछ रहा था आपसे। अगला क्वेश्चन कर रहा है x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसके मूलों का योगफल, मतलब सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं
कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब 7 है यहाँ पर बी का वैल्यू, तो -7/1, और अल्फा इंटू बीटा पिछता तो होता सी बाई ए। क्या होता? सी बाई ए, मतलब 12/1। और ये जो फॉर्म होता है वो क्या, इसका ऐसा किस टाइप का फॉर्म होता है? तो वो होता है ax² प्लस bx और प्लस सी, यही होता है। इसी बेसिस पर ये पूरा क्वेश्चन बना है। तो ये आंसर हो जाएगा -7 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता 3 नल है ABC, एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तीनों मिलके अगर कोई काम करना लगेगा तो खाली टंकी को भर सकता है वो 6 घंटे में। कहता है 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए गए, इसके बाद सी को बंद कर दिया गया है ना। शेष भाग को ए और बी ने 7 घंटे में भर दिया। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो बहुत सारा तरीका है। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कहता है 2 घंटे तक तीनों नल को खोल दिया गया, यानी 2 घंटा तक कौन काम किया होगा? तो 2 घंटा तक तीनों नल काम करेगा तो 2/6 काम करेगा। कहता है 2 घंटे तक तीनों नल को खोल दिया जाता है, यानी 2/6 काम किया। अब जो है एक नल को बंद कर दिए। कौन नल को बंद कर दिए हैं? अब सी को बंद कर दिए। अब कौन काम करेगा? बी करेगा। और बी कितना देर कर रहा है? 7 घंटा। और बी कितना देर काम कर रहा है? कौन कौन काम कर रहा है? तो ए और बी दोनों मिल के काम कर रहा है। अब बताइए ए और बी दोनों मिल के काम कर रहा है, इस तरह से 7 घंटा तक काम किया तो पूरा काम खत्म हो गया। पूरा काम फिल कर दिया तो 1। ये इधर से आ जाएगा तो आ जाएगा ए 7/a प्लस बी इक्वल टू 4/6। क्या आ जाएगा? 4/6। तो यहाँ से एक बार कटा लीजिए, 2 और 3, 7 तिया 21। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको कितना दिन में कर सकता है? 21/2 दिन में। 21/2 दिन में कर सकता है। तो केवल सी खाली टंकी को कितने समय लगेगा? खाली सी को भरना है। अब बताइए तीनों को मालूम है ए प्लस बी प्लस सी को काम करना है तो 6 डे में कर सकता है, या 6 आवर में कर सकता है। और ये 21/2 आवर में दोनों मिलकर करेगा। तो सी के बारे में निकालना होगा तो क्या करेंगे? सी के बारे में करेंगे तो 1/6 माइनस 1/21/2। अब यहाँ से सोल्व करिएगा तो 6 और 21 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। यहाँ से 7 छक्का 42 होता है और 21 दूना 42 होता है, 4 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3/42 कट जाएगा तो 14। तो आपका कितना घंटा लगेगा? 14 घंटा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो फिर एलसीएम लेके जैसे बनाते थे उस तरीके से भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता क्या है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस वस्तु के दुगुने पर, यानी कह रहा है कि 100 रुपया में हम सामान खरीदे, ठीक है। अब उसको बेचने की बारी आया तो हम बेच दिए 120 रुपया में। अब बेचने की बारी आया तो 120 में बेच दिए। यदि वह उसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे, पहले बेच रहा था 120 में, अब कितना में बेचने बोल रहा है? तो न्यू जो हो जाएगा, न्यू एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 240 का। न्यू एसपी कितना का हो जाएगा? 240 का। तो अब लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब बताइए 100 रुपया का सामान अब कितना में बिकने लगा? 240 में बिकने लगा। तो लाभ कितना का हो गया? 140 का लाभ हो गया। तो कि यही 140 का, चूंकि 100 का सामान है तो परसेंटेज में भी 140% का प्रॉफिट होगा। यही क्वेश्चन बोला था कि 100 का सामान पहले 120 में बेच रहे थे, अब दुगना दाम में बेचेंगे तो 240 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा? तो 140 का प्रॉफिट होगा। आगे कहता है निशा ने 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदे। देखिए 2 संतरा खरीद रहा है और 3 संतरा खरीद रहा है। मान लेते हैं पहला कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में अगर हमको 1 रुपया में 2 संतरा खरीदने के लिए बोल रहा है और हमको 6 संतरा खरीदना है
तो हमको कितना पैसा लगेगा, दो संतरा खरीदे में 1 रुपया, तो 6 संतरा खरीदे में कै रुपया लगेगा जी, तो 3 रुपया लगेगा। बात समझिएगा। पहला कहा है निशा 1 रुपया में 2 संतरा खरीदता है, हमको खरीदना है 6 संतरा, सपोज माने 6, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए मैंने 6 माना। तो 6 संतरा खरीदे में 3 रुपया। और सेकेंड कंडीशन वाला भी 6 संतरा खरीदिए, और सेकेंड कंडीशन वाला में क्या कर रहा है कि 1 रुपया में 3 संतरा, तो 6 संतरा खरीदे में 2 रुपया लगेगा, यानी कुल मिला के हमको 5 रुपया लग गया। कई संतरा खरीदे में, 6 और 6 12 संतरा, 12 संतरा खरीदे में 5 रुपया लग गया हमको पैसा। अब बेचते समय क्या कर रहा है, 40% लाभ कमाने के लिए 1 दर्जन को कितना में बेचेंगे। अब देखिए 1 दर्जन संतरा खरीदे में हमको 5 रुपया लग गया, और इस पर बेचेंगे तो 40% का प्रॉफिट होना चाहिए। 40% का प्रॉफिट मतलब 140/100 में बेचेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना और ये 7, यानी कि अगर हम इस सामान को 7 रुपया में बेचेंगे तब ना हमको 40% का फायदा होगा। अब 5 रुपया हमको मिला था, और चूंकि संजोग से क्या हुआ कि हम 6 और 6 12, और यही पूछ ही रहा था आपको, 12 संतरा ही पूछ रहा था, 1 दर्जन 12, और ये संजोग से आ भी गया। तो 12 संतरा खरीदे थे 5 रुपया में, तो बेचेंगे कितना रुपये में, तो 7 रुपया में बेचेंगे, क्योंकि 40% एक्स्ट्रा में आपको बेचना है सामान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, जबकि अन्य बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। दूसरे मिलियन की कितनी मात्रा पहले मिलियन के 3 लीटर से मिलाई जाती है। फर्स्ट वाला का जो है रेशियो दिया हुआ है भाई, फर्स्ट वाला का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 का है, और सेकेंड वाला का जो रेशियो है भाई वो 5:4 का है। ठीक है, अब कहता है दूसरे मिलियन की कितनी मात्रा, तो पहले मिलियन का 3 लीटर, अगर पहले मिलियन में 3 लीटर निकालिएगा, और तो कह रहा है कि अम्ल और जल यानी एसिड और वाटर, तो पहले वाले पार्ट में अगर एसिड कितना होगा, तो इसमें जो एसिड होगा वो 3 लीटर निकालिएगा, तो 3 का 3/5 पार्ट होगा। कैसे, टोटल 5 पार्ट है, उसमें से 3 लीटर निकाल रहे हैं, तो 3 का 3/5। इसमें वाटर कितना होगा, तो 3 का 2/5 वाटर होगा। इसमें से कितना निकालिएगा, तो x, तो इसमें से x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x का 5/9 होगा। और इसमें कितना होगा जी, तो इसमें जो होगा x का 4/9 होगा पानी। इसमें निकालेंगे तो इतना एसिड और इतना वाटर हो जाएगा। और जब मिला दीजिएगा दोनों को, तो कहता है दोनों बराबर हो जाता है, लास्ट में दोनों क्या होता है, बराबर। बराबर का मतलब होता है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, यहाँ पर क्या करिएगा, इसको एक साइड करिए, इसको एक साइड करिए, और इसको घटा लीजिए। जब इसको सोल्व करिएगा तो x का जो मान आ जाएगा, सोल्व करिएगा तो x का मान आ जाएगा 27/5। कितना आ जाएगा, 27/5। यही आपका आंसर है, x का मान आ जाएगा 27/5, 5.2/5। सोल्व करना आता होगा, चलिए कर ही देते हैं। सोल्व करना है इसको, अब ये और ये इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम इसको घटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5x/9 माइनस 4x/9 इक्वल टू, ये आ गया 3 दूना 6/5 और 3 तिया 9/5, तो 9/5 माइनस 6/5 इस तरीके से आ गया। इसको घटा लेंगे तो आ गया आपका 3/5, और इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा, देखिए 1x/9। इस तरीके से x का जो वैल्यू आ जाएगा 9 तिया 27/5, 9 तिया 27/5। यही सोल्व करने के बाद आएगा। आप सोल्व करके इजी से आप निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा हार्ड कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है कौन सी प्रायरिकता संभव नहीं है। प्रायरिकता मतलब पॉसिबिलिटी, प्रायरिकता का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी। तो कौन सी पॉसिबिलिटी आपका
संभव नहीं है। तो पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका पॉसिबिलिटी कभी भी जो होता है वो एक से छोटा होता है। क्या होता है? एक से छोटा होता है, हमेशा एक से छोटा होता है पॉसिबिलिटी। तो देखिए, और कभी भी निगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, निगेटिव में पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। प्रायिकता मतलब अगर 5 में से हमको 2 चूज करना है तो 2/5 होता है, और 10 में से अगर अपने को 3 चूज करना है तो 10/3 होता है। तो 20% हो सकता है, 0% हो सकता है, और 0.5 यानी 1/2 हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होता है। तो ये आपका सही आंसर है, आपका -1/2। ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी मतलब प्रायिकता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें लगता है छूट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में इतना प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए, इसको ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं। ए बी फार्मूला आप जानते हैं। ए बी फार्मूला क्या कहता है कि अगर 8% वृद्धि हो रहा है और 12% वृद्धि हो रहा है, उसके बाद फिर 8 × 12/100 लिखा जाता है। तो 12 8 20 होता है, और प्लस 12 8 96, यहाँ से आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब हो गया 20.96। ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 20.96। ए बी फार्मूला यही कहता है कि 20.96। ये 20.96 कहाँ है? बी नंबर। ए बी फार्मूला से हम यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया। एक त्रिभुज ABC खींचा गया है। चलिए एक वृत्त बनाइए, इसके परिगत खींचा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, सब A B C नाम दे दीजिए। अच्छा, एक और क्या लिखा है जिसमें BD DC को स्पर्श कर रहा है ना, और BC को विभाजित कर रहा है। देखिए, D को स्पर्श कर रहा है और विभाजित भी कर रहा है। कहता है लंबाई जो है दिया हुआ है BD और DC। BD की लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 8, और DC की लंबाई दिया हुआ है 6। तो ये भी हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 8। इसको x मान लीजिए तो ये भी x हो जाएगा, इसको x मान लीजिएगा तो ये भी x हो जाएगा। अब आपसे पूछा है AB की लंबाई, ये वाला लंबाई आपसे पूछ दिया कि AB की लंबाई क्या होगा। तो अगर x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा लंबाई भी निकल जाएगा। अगर x का वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो लंबाई भी आप ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और ऐसे भी नीचे देखिए 8 और 6 14 होता है, ये 14 का कोई ट्रिपलेट भी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है वैल्यू निकालना। तो अब इसका पहले सबसे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, एक और दे दिया है, बोला है कि इसका सेंटर है और सेंटर का रेडियस देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, सेंटर का रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अगर निकालना चाहेंगे तो एक पूरे त्रिभुज का एरिया, और पूरे त्रिभुज के एरिया के लिए निकालना पड़ेगा तो पेरीमीटर निकालेंगे। और पेरीमीटर क्या होता है, यानी हाफ पेरीमीटर एस निकालना होगा। एस निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको यानी 8 दूना 16, 16 और 12 28, 28 प्लस 2x 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका मिल जाएगा एस का वैल्यू 14 प्लस x। ये मिल जाएगा आपका x का वैल्यू, एस का। और एस जब जैसे ही निकाल लेंगे एरिया, तो एरिया बराबर होता है √अंडर s इंटू यानी 14 प्लस x s इंटू एस माइनस से। ध्यान दीजिएगा 14 माइनस 14 प्लस x में से घटाइएगा, अब 8 और 6 14, तो क्या बचेगा x बचेगा। फिर से घटाइएगा
कि 6 और x घटाइएगा तो x से x घट जाएगा, 6 घटाइएगा तो एक में 8 बचेगा और दूसरा में बच जाएगा 6। दूसरा में क्या बचेगा 6। तो एरिया जो होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, एरिया निकल गया। अब इस एरिया को आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे मिलाना है, यहाँ से ऐसे मिलाना है और यहाँ से ऐसे मिलाना है। और कैसे मिलाना है, और एक ऐसे भी मिलाना है और ऐसे भी मिलाना है और एक ऐसे भी मिलाना है। अब बताइए इसका 4 है, ये 4 है और ये 4 है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया यानी ये वाला का एरिया प्लस ये वाला त्रिभुज का एरिया और प्लस ये वाला त्रिभुज के एरिया के इक्वल होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज का एरिया होगा ये पूरा ABC का एरिया हम कह सकते हैं कि ABO का एरिया प्लस BOC का एरिया प्लस AOC का एरिया के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो बेस और इंटू हाइट, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा जी, बेस हो जाएगा 8 प्लस x, हाइट ऑलवेज 4, हाइट ऑलवेज 4। देखिए जब करिएगा तो ऑलवेज 4 यानी कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन हो जाएगा और 1/2 भी कॉमन हो जाएगा। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 4 कॉमन और ये बच जाएगा बेस यानी 8 प्लस x प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस x प्लस 6, ये लिख सकते हैं। इसी के इक्वल में ये लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा 48 इंटू रूट अंडर इंटू 14 प्लस x इंटू x, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और जो कैंसिल कराना चाहते हैं जैसे 16 3 48 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करिएगा तो आपका x का वैल्यू आपका मिल जाएगा कितना 7। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 7। कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना, एक स्टेप और लिख देते हैं उसके बाद आप कर लीजिएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6 प्लस 14 20 और 8 28, 28 दूना 56 56 प्लस x प्लस x 2x यानी 4x, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो 16 3 48 होता है यानी 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x इंटू 14 प्लस x। इतना हम कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ भी देखिए 4 कॉमन हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इंटू 14 प्लस x। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से पुट करके बना सकते हैं, 7 करिएगा, यहाँ पुट करिएगा 7, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो अब x इक्वल टू 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 7। और जैसे ही पुट करिएगा तो आपसे पूछा AB का मान क्या होगा, तो AB का मान पूछ रहा है तो AB बराबर हो जाएगा आपका, AB बराबर 8 प्लस 7, 8 प्लस 7, 8 7 कितना होता है जी 15, ऑप्शन नंबर डी, 8 7 15, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आप नहीं बनाएंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट को, अगर नहीं समझेंगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए इसको बढ़िया से, एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार में देखिएगा। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट किया है और कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट किया। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बनाया गया है ABC, और इस त्रिभुज में नाम दे दीजिएगा ABC। इसमें B का वैल्यू 70 दिया है और किसका A का वैल्यू 80 दिया है, और तो इसका वैल्यू 30 हो जाता है। 8 7 15 30 180। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भुजा कौन सी है? देखिएगा सबसे छोटा एंगल के सामने सबसे छोटी भुजा होता है और सबसे छोटी भुजा AB है। सबसे बड़ी एंगल के सामने सबसे बड़ा भुजा होता है और सबसे बड़ा भुजा BC है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे पहले कौन पूछा? सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? BC। और सबसे छोटी भुजा कौन होगा? AB। BC और AB कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने का भुजा सबसे छोटा, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता है। ये आपको जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। करा 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर।
का मान पूछ रहा है। और जब हम स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, n इंटू एन प्लस वन आई इंटू टू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई 6, ये पढ़े हैं। n का मान कितना है 10, 11 आई इंटू 21 अब बट्टा 6 करिएगा तो देखिए ये कट जाएगा 5 बार में, ये 3 बार में और ये 7 बार में। यहाँ से आ जाएगा 7 पचे 35 गुना 11, 35 का 35 और 35 और 3 38, ये 385 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना है भाई, डी नंबर ऑप्शन 385 आपको इसका आंसर मिलेगा। 385 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 35, 42 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाता है भाई, रिमाइंडर मिल जाता है आपका 2, 19 और 26। आप एक चीज करिए, इसमें कुछ कॉमन है, देखिए इसको घटाइएगा तो मिलेगा 16, इसको घटाइएगा तो 16, इसको घटाइएगा तो मिलेगा 16। अब जब ये हटाने के बाद इस तरह के क्वेश्चन में 16 अगर आपको मिल रहा है यानी सेम सभी में मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसका आंसर बस एक ही होगा, ये आपको बनाना है। एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे, 18, 35 और 42 और जो भी आएगा उसमें से 16 घटा दीजिएगा और आपका आंसर होगा। एलसीएम निकालेंगे 18, 35, 42 का और उसमें से 16 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आंसर। तो आंसर लिखने के लिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 का एलसीएम 42, 7 पचे तो गुना 5, इसमें कितना आ जाएगा, 7 छक्का 42 होता है ना, तो 7 यहाँ से 3 बच गया था 3 माइनस 16, यहाँ से इसका एलसीएम ये आ जाएगा 42 गुना 5 गुना 3। कैसे एलसीएम निकलता है तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग से क्लास होता है कि एलसीएम इजी तरीके से कैसे निकाला जाता है, कि जो लिख दिए और आपका एलसीएम निकल गया। तो हम लोग जानते हैं, कर दिए, इसके लिए क्लास कर लीजिएगा नहीं तो आप ऑफिस में आकर पूछ लीजिएगा कि इस एलसीएम कैसे निकलता है इजी तरीके से। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन बन गया है तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा, 15 दूना 30 और 15 चौका 60 और 60 और 3 होता है 63 माइनस 16, यानी कि आपका 614 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 614, 3 नंबर है 614, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इतना 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 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात निकालना है, इसका मतलब है 189 डिवाइडेड बाई 273 इक्वल टू 153 डिवाइडेड बाई x। यही है आपका चतुर्थ अनुपात, यही है आपका चतुर्थ अनुपात। इसको कटाएंगे और x का वैल्यू आएगा, यही है फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसी को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो है दो कौन सा नंबर है, लगातार नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और जोड़ के आना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और घटाने के बाद 1 आना चाहिए। और ये 6 के लिए कौन सा दो नंबर है, 3 और 2। तो अगर प्लस है तो आंसर बड़ा वाला और माइनस होगा तो आंसर छोटा वाला। अगर प्लस है तो आंसर बड़ा वाला और माइनस रहता तो आंसर छोटा वाला होता। यानी प्लस दिया हुआ है तो आंसर 3 होगा और अगर 6 माइनस में रहता, सारा में माइनस लगा रहता तो आंसर हो जाता 2, लेकिन फिलहाल आंसर क्या है 3। कहता है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंकु ऐसे बनता है और इसका आपका तिरछी ऊंचाई ये एल है और आपको यही पूछ रहा है, एल पूछ रहा है, जिसमें से कहता है ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 60। अब देखिए इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 60 और ऊंचाई दिया हुआ है 25। देखिएगा 60 और 25 का जो ट्रिपलेट चलता है 60 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह देंगे कि ये जो होगा 65 आपका आंसर होगा। ट्रिपलेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको ये आदर निकाल लीजिएगा, इसको स्क्वायर को जोड़ के निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरात्मक श्रेणी जिसको कहते हैं एचपी, तो इसको अपने को एपी में कन्वर्ट करना।
अगर ये दिया हुआ है 1/4, 1/x, 1/10, अगर ये HP में है तो 4, x, 10 जो होगा वो हो जाएगा AP में। और AP में जब कोई रहता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता है, यानी x - 4 बराबर हो जाएगा 10 - x। यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 14/2 यानी 7। x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7। कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा, x का मान आएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या 25% वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि बेलन केवल 32% बढ़े। बेलन केवल 32% बढ़े। तो देखिए वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई, वॉल्यूम जो होता है पाई r²h। अब इसमें जो है आप वृद्धि कर रहे हैं 25% का। जब इसमें आप 25% का वृद्धि कर रहे हैं और टोटल जो है इंक्रीमेंट सिर्फ केवल और केवल आयतन जो है 32% बढ़ना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि किस में पूछा है कि 25, तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। तो कितना प्रतिशत कमी करना होगा, तो देखिए रेडियस को अगर 25% पहले बढ़ाते हैं तो इसको निकाल सकते हैं ये भी फार्मूला से, 25 + 25 प्लस 25 × 25 बटा 100। यहाँ से निकालिएगा तो आ जाएगा 50 + 625 यानी 6.25, 56.25%। कितना बढ़ गया है? 56.25%। तो अब आप करेंगे 56.25% माइनस x माइनस 56.25 इंटू x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 32%, मात्र 32% इज इक्वल टू 32%। और इसको सोल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, और इसको सोल्व करने के बाद अपना आता है 15.52%। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 73 में क्या कहता है 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पर अगर लगाइएगा तो a + b × a - b, यानी 999 + 1 इंटू 999 - 1। 999 + 1 का मतलब होता है 000, इसका मतलब होता है 998, और इसका आंसर हो जाएगा 998,000। 998,000 ऑप्शन नंबर बी में है, एक जीरो और लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं तो 999 का स्क्वायर निकालना आपको लिए टफ है, स्क्वायर याद भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का 74। एक गांव की जनसंख्या 9000 है। देखिए पहले गांव की जनसंख्या कितना थी? 9000। अब बताइए 9000 जनसंख्या थी, पहला जो है साल जन्म दर है 12.5%, बच्चा का जन्म दर है 12.5% और मरता है 2.5%। तो बताइए एक साल में कितना वृद्धि होगा? तो 10% का वृद्धि होगा, क्योंकि जन्म लेता है 12%, मर जाता है 2.5%। तो टोटल जो इंक्रीज करेगा वो मात्र 10% बढ़ेगा। कि 12.5 माइनस 2.5 घटाएंगे तो 10% बढ़ेगा, और जब 10% ही बढ़ेगा तो अब क्या करना है, तो कहता 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। जब 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 साल बढ़ेगा 10%। और जब कोई 10% बढ़ता है तो 11/10 कहलाता है, और बढ़ता है तो 11/10 कहलाता है, और बढ़ेगा तो 11/10 कहलाएगा। 10% बढ़ना मतलब 110/100 हो जाना। अब ये कैंसिल होगा 3 बार से, तो 11 × 11 × 11 1331 इंटू 9, यही हो जाएगा इंक्रीज करने के बाद। ये कट जाएगा 9, मल्टीप्लाई करिए 9 9 × 27, 9 × 27 और 2 29 और 9 और 2 11, 11 979, 11 979 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर, 11 979 ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका लास्ट आंसर है। आज का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव दिया गया था, क्योंकि समय भी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट कोशिश किया कि करें। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।